साइंस पढ़ना शुरू करें। अब देखो इस बैच में ना, ये जो बैच है आपका जिसको हम कहते हैं न्यू जनरल बैच, इस बैच में बुक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस बैच का टारगेट हम बनाते हैं एक बार 2 से 3 महीने में चीज़ों में से गो थ्रू होना। बहुत डिटेल से नहीं पढ़ाते, बहुत बेसिक सी चीज़ें पढ़ाते हैं। न्यू जनरल के बच्चों को हम ये मानते हैं कि उनको बस एक बार थोड़ा इतना तैयार करना है कि वो चीज़ें सीखने के लायक बन जाएं। तो आपके यहाँ 2 से 3 महीने में जैसे एक बार हिस्ट्री करा दी मोटी मोटी सी, पॉलिटिकल साइंस करा दिया, इकोनॉमिक्स करा दिया, ज्योग्राफी, जो भी सर चाहेंगे क्योंकि सर के सब्जेक्ट है ये, साइंस करा दिया। इनको मैं मेन से आपको इंट्रोडक्शन ज़रूर करा दूंगी, जिनमें से मैंने कई सारी चीज़ें आपको करा भी दी, चलती रहेंगी ये चीज़ें। इसके बाद 2-3 महीने बाद जब आपको आते हुए 2-3 महीने हो जाए, पढ़ते हुए 3 महीने, तो आप अपने आप बता देंगे परिमल सर ओल्ड जनरल बैच में पहुंच जाना। इसमें प्रॉपर तैयारी होती है, इसका स्टैंडर्ड है तैयारी का, क्योंकि ये सीख चुके चीज़ें, पेपर में पास ये लोग होंगे। इस बैच को तो हम सिर्फ ये होता है भाई ठीक है नए बच्चे, इनको सिखाना है, इनफैक्ट सीखने के लायक बनाना है। फिर धीरे धीरे आप लोगों की पकड़ बनती है, कमांड बनती है सब्जेक्ट पर। मेरे ख्याल आप में से बहुत सारे तो हिंदी की क्लास लेते ही नहीं होंगे, है ना, भाग जाते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे, क्योंकि जब नए होते हैं ना पढ़ना बड़ा मुश्किल दिखता है। आपकी क्लासेस सुबह लगभग 8:15 पे स्टार्ट होती हैं और कायदे से अगर देखें तो 2 बजे तक आपकी क्लास है, क्योंकि 2 बजे आपकी हिंदी खत्म होती होगी, 1:30 से 2 के बीच में होती होगी या 2:10 तक। 8:15 बजे आपकी हरियाणा जीके स्टार्ट हो जाती है। तो जो 8:15 से 2 बजे तक पढ़ता है इसका मतलब तो वो ठीक पढ़ रहा है। और जो बीच में जाने वाले हैं, कोई 10 बजे चल पड़ा अपने घर, कोई 12 बजे, ये रोकना पड़ेगा अगर नौकरी चाहिए। नौकरी इतनी फ्री में आसानी से नहीं मिलती कि आप आए बस आप ICS में 2 घंटे काट के और बन गई बात, नहीं। सबसे ज़रूरी है, पहली चीज़ होती है मैं टाइम में बैठ सकूं। सिटिंग की सबसे बड़ी दिक्कत होती है, इंसान ना टिक के नहीं बैठ पाता पढ़ने के लिए। बैठेगा उसको आधे घंटे पानी पीना है, घर में भी ऐसा करते हैं, पानी पी के आएगा, फिर 10 मिनट पड़ेगा यार मुझे तो ना वॉशरूम जाना पड़ेगा, फिर 5 मिनट चल फ़ोन ही चेक कर लो। ये आदत ख़राब होती है सबकी। और ये अपने ऊपर इतना कंट्रोल होना कि हम टाइम बाउंड होके पढ़ेंगे। अगर इस दौर में मुझे पढ़ना है मतलब मुझे पढ़ना है, फिर मैं ऐसे टाइम ख़राब ना करूँ। अगर नौकरी चाहिए तो इस हद तक पढ़ना होता है। और अब आज से परमिशन हो गई कोचिंग सेंटर्स की, अब हम इसको बढ़ा के 3 बजे कर देंगे। तुम्हारे लिए नहीं, तुम तो अभी बिल्कुल नए हो, जिसका मन करे वो पढ़ सकता है। तुम्हारा बैच अभी नॉर्मल स्पीड से चलाएंगे ना, तुम्हारे पर बहुत ज़्यादा बर्डन डालेंगे। लेकिन जब कोई पेपर आता है ना तो हम ये करते हैं कि स्पीड बढ़ाते हैं ओल्ड जनरल की, और ओल्ड जनरल की स्पीड को ही हम क्रैश कोर्स कहते हैं। वो वही बच्चे होते हैं जिनको पढ़ते पढ़ते हमारे पास एक टाइम बीत गया ताकि वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो आपके बैच में पॉलिटिकल साइंस स्लो चल रहा है, मैं बहुत स्पीड से नहीं कराऊंगी इसको, धीरे धीरे हर एक की समझ बने। जब एडवांस या ओल्ड जनरल में पहुंचोगे ना तब चीज़ें ज़्यादा अच्छी पकड़ में आने लगेगी। यहाँ तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें कराते हैं, उतनी भी नहीं कराएंगे तो ओल्ड समझ में नहीं आएगा। तो हमने लास्ट क्लास में पॉलिटिकल साइंस में जो जो पढ़ा है एक हल्का सा व्यू, उसके आगे पढ़ेंगे। फिर हमने सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस में थोड़ी सी बातचीत की थी कि संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अब आप जितने लोग बैठे हैं इतना तो हर एक पढ़े लिखे को पता है संविधान क्या है, बताओ क्या है संविधान? लिखित दस्तावेज है, रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, जिससे क्या चलता है पूरे का पूरा आपके देश का जितना सिस्टम है ना। आपके देश में 3 तरीके से काम चल रहा है बहुत बड़े तौर पर। एक को आप कहते हैं ये हमारी जी विधान पालिका है, लेजिस्लेचर, विधान पालिका, जिसका काम है आपके लिए नियम कायदे कानून बनाना। दूसरी आपकी है एग्जीक्यूटिव, जिसे आप कहते हैं ये हमारी कार्यपालिका है जो काम करती है पूरे देश के लिए। और तीसरी का नाम है जुडिशरी या न्यायपालिका। ये सब बातें क्या आपकी इस किताब में लिखी हैं? और क्या, तभी तो देश चल रहा है। मेरी मर्जी से देश नहीं चल रहा ना तुम्हारी मर्जी से, ये सब लिखा हुआ है। विधान पालिका को आप कहते हैं ये हमारी संसद पार्लियामेंट है, इसे आप कहते हैं ये हमारी गवर्नमेंट है सरकार, और इसे आप कहते हैं ये हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट प्लस अदर कोर्ट्स भी इसी में आते हैं। यही है आपका देश। आप सोचो इसमें मैं कहाँ हूँ, तो तुम जो जीवन जी रहे हो सरकार और संसद मिलकर उससे प्रभावित कर रही है। आज अगर 100 रुपये लीटर पेट्रोल है तो क्या तुम्हारे जीवन पे फर्क नहीं आ रहा? नौकरियां घट रही हैं तो तुम्हारे जीवन पे फर्क आ रहा है ना। इन दोनों में ताकत है तुम्हारे जीवन को खराब करने की और बनाने की। तो ये मत सोचो कि मुझसे क्या लेना देना, ये सब तुम्हें प्रभावित करता है। 1 सेकेंड लगता है सरकार का, सरसों के तेल में देखो कितनी इजाफा हो गया, 200 रुपये लीटर है शायद आजकल, और 100 रुपये लीटर प्लस में चल रहा है पेट्रोल। ये सब चीज़ें आम आदमी को प्रभावित कर रही है ना। तो अगर तुम्हारी एक
तो आपकी हर चीज़ पर इन सब का फ़र्क है। आप जो पढ़ने आ रहे हो ना, ट्रांसपोर्टेशन का जो साधन यूज़ कर रहे हो, अपनी बाइक तुम्हारे पास है, स्कूटी है, या तुम पैदल आए या कुछ भी है, कैसे कहीं ना कहीं खर्च तो करते हो, किताब कॉपी पेन, हर चीज़ पे टैक्स भरते हो। तो क्या ये तुम्हें प्रभावित कर सकती है? रोज़ करती हैं, रोज़ की लाइफ को करती हैं। 2 साल सरकार ने कह दिया सब कुछ खुला, तुम्हारे कोचिंग और तुम्हारे इंस्टीट्यूट, तुम्हारे स्कूल नहीं खुले, तो क्या तुम्हारे जीवन पे फ़र्क नहीं आया? इनका एक एक डिसीजन तुम्हें पर्सनली इफेक्ट डालता है तुम्हारे ऊपर। इसीलिए ये तीनों पालिकाएं समझना बहुत ज़रूरी है। ये सब बातें किस किताब में लिखी हैं? तो तुम्हारा देश किस हिसाब से चल रहा है? संविधान। कोई पूछा संविधान क्या क्या है, तो कहो रिटन फॉर्म में है हमारा, और ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके बेसिस पे हमारा पूरा सब कुछ सारा सिस्टम चलता है, हमारी लाइफ चलती है, हमारा परिवार चलता है, ये समाज चलता है, सोसाइटी और देश चलता है। तो ये 3 तरह के सिस्टम हैं। इनमें सबसे पहले सिस्टम को हमने क्या जाना था, क्या था वो? विधान पालिका, जिसको मैंने तुम्हें थोड़ा सा बताया था। क्या क्या आता है बताओ इसमें? इसके पार्ट्स, इसके पार्ट है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसको आप क्या कहते हैं? भारत का राष्ट्रपति। इन तीनों से आपकी लाइफ प्रभावित है, विधान पालिका से। दूसरी पालिका कौन सी पढ़ी थी हमने? कार्य, एग्जीक्यूटिव जिसको आप बोलते हैं, जो काम करती है। इसमें कौन आती है मेनली? सरकार। तो क्या सरकार की नीति तुम्हारे ऊपर प्रभाव डालती है? अब तुम देख रहे हो आजकल सारी सरकारें एक्टिव हो गई, आजकल सारी सरकारें नौकरियों के पेपर ले रही हैं। और अभी मैं देख रही थी 2-3 दिन लगातार से रिजल्ट भी आ रहे हैं। हरियाणा के पीजीटी और टीजीटी का रिजल्ट आया लगातार में, संस्कृत का, मैथ्स का। नहीं तो ये सालों साल से बंद पड़े थे ठंडे बस्ते में। ये सरकार जो है ना, ये आपके और मेरे जीवन को बहुत प्रभावित कर सकती है। तो कार्यपालिका जब काम करेगी सरकार, तभी तो समाज चलेगा आगे। अब सरकार ने 2 साल से कोई नौकरी बड़ी नहीं निकाली, बंद करके बैठे रहे, ना पेपर लिए ना रिजल्ट निकाले, तो हम सबके जीवन पे फर्क पड़ा। अब सरकार की इमेज जब चारों तरफ ऐसी हो गई, तो सरकार सोचती है थोड़ा काम करे। अच्छी बात है, काम करे सरकार। अब आप देखो, राजस्थान के उठा के देखो, यूपी को देखो, बिहार को देखो, हरियाणा की बात कर ले, दिल्ली में एग्जाम चल रहे हैं संडे टू संडे, और आप देखो बैंक के एग्जाम्स चल रहे हैं, ये सब चल रहा है ना। ये सब चीजें क्या आम जनजीवन को प्रभावित कर रही होंगी? नौकरियां निकलना, फॉर्म भरना, पेपर होना, रिजल्ट आना, हर आम आदमी के घर में फर्क पड़ता है इन सब चीजों का। यानी आपके ऊपर किसका फर्क पड़ता है? कार्यपालिका को एक शब्द में क्या कहोगे? सरकार। जब सरकार काम करती है ना, तो सरकार अपनी मर्जी भी कर सकती है। इसीलिए सरकार के ऊपर उंगली उठाने के लिए कि भाई सरकार तुम क्या कर रही हो, आपको किसकी जरूरत पड़ती है? एक विपक्ष की। आपके देश में बहुत शर्म और दुख की बात है कि विपक्षी कोई भी है ही नहीं। कौन विपक्षी बन सकता है जिसको कम से कम कितनी सीटें मिली हो? 543 लोकसभा की सीटों में से कितनी मिली हो? 1/10, यानी 54-55 सीट अगर किसी पार्टी के पास है तो वो विपक्षी कहलाएगी, अदरवाइज नहीं। आपके देश में कांग्रेस को पिछले इलेक्शन में कितनी सीटें मिली थी? 52। तो क्या ये विपक्षी का दर्जा ले पाई? नहीं। इसलिए आपके देश में सरकार कुछ भी कर सकती है, कोई विपक्ष नहीं है, ताकतवर। और तीसरी पालिका का नाम क्या था? न्यायपालिका, जिसमें क्या क्या आ गया था? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि मैम आपने ये सब पढ़ाया था, उसके बाद आपने बताया था कि ये सब चीज़ें हमारे लिए काम करती हैं, मेरे आपके लिए, क्योंकि हमारे लिए नीतियाँ बनती हैं, हमारे लिए देश चल रहा है। तो न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट में क्या आम आदमी जा सकता है? क्या एक कंडीशन में जा सकता है, अगर कोई तुम्हारे क्या छीने? फंडामेंटल राइट्स। अगर कोई तुम्हारे मेरे आम आदमी के मौलिक अधिकार छीने, फंडामेंटल राइट, तो सीधे रास्ता किसका खुला हुआ है? सुप्रीम कोर्ट। कौन सा आर्टिकल कहता है ऐसा? 32वां आर्टिकल 32। तो उस बच्चे ने कहा कि क्या आर्टिकल 32 को अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं? तो अपने आप सोच के बताओ, क्या आर्टिकल 32 को चेंज कर सकते हैं? अगर चेंज कर सकते होते तो अब तक कितनी सरकारें थी जो इनको हटा चुकी होती। जैसे आपने 370 को देखा, किसके लिए था ये? स्पेशल स्टेट। किसके लिए था ये? जम्मू कश्मीर। क्या ये सरकार ने हटा दिया? पहले लगता था कि कभी नहीं हटेगा, लेकिन 2019 की 31 अक्टूबर को शाम को पता चला कि आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया, यानी जम्मू कश्मीर का कौन सा दर्जा छीन लिया? स्पेशल स्टेट। और 1 नवंबर से ये क्या बन गई? यूनियन टेरिटरी। यहाँ कोई सरकार नहीं, कोई सीएम नहीं, कोई एमएलए नहीं, और सब कुछ केंद्र सरकार देखेगी। तो यहाँ गवर्नर सब कुछ बना दिया। अगर जैसे इसको एक दिन अचानक से हमें पता चला रात में हट गया, क्या किसी दिन ऐसा हो सकता है कि आर्टिकल 32 भी हट गया आपका? नहीं।
अंबेडकर जी ने क्या कहा था? यह संविधान की आत्मा है, हृदय है। आत्मा निकली तो शरीर मर गया। अगर 32 को अमेंड करके हटा दिया तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि सिर्फ 32 आपके लिए रास्ता खोलता है कहाँ जाने का। और आपकी सुनवाई अगर आपकी न्यायपालिका में नहीं है तो फिर क्या फायदा इस न्यायपालिका का, जो हमारी बात ही ना सुने। तो इसलिए ये कभी अमेंड नहीं किया जाएगा। ये 3 तरह की चीजें थी। इसके बाद हमने पढ़ा था थोड़ा थोड़ा लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में। आपके देश में लोगों की सभा, लोगों ने, आपने, मैंने चुन के जिसे बनाया उसको नाम क्या दिया गया? लोकसभा। 543 मेंबर्स यहाँ आते हैं, और जिसको राज्यों ने बनाया वो कहलाई राज्यसभा। 245। अगर आपके पास पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी आ जाए, जो कि अभी हमारे पास नहीं है, तो ये 550 हो जाएंगे और ये 250। पर अभी आप अच्छी तरह जानते हैं, मैंने आपको जब आप बेसिक बैच में थे बताया था, कश्मीर के हिस्से को हड़प रखा है। इस हिस्से को हड़प रखा है पाकिस्तान ने, और इस तरफ के हिस्से को चीन ने। ये अपने आप को कहता है मैं इंडिपेंडेंट कश्मीर हूँ, आज़ाद कश्मीर हूँ, अपनी सारी मर्जी चलाता है, पूरी पाकिस्तान की बात मानता है। ये आपका है बस। और इसमें आपने इस तरफ लेह लद्दाख बना दिया और यहाँ जम्मू कश्मीर है। अब कह रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन कह रहे हैं अब आपकी केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर के इलाके को भी, जम्मू कश्मीर को भी डिवाइड करेगी। कश्मीर वो इलाका है जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, घुसपैठिए ज़्यादा घुसते हैं। बहुत लोग ये भी कहते हैं ना कि यहीं की जनता कुछ मिली हुई है, या कह लो जबरदस्ती मिला रखी है। तो अब जम्मू कश्मीर को भी सरकार का अगला स्टेप कह रहे हैं अलग करने का है। अभी लेकिन कंफर्मेशन नहीं है, वो आंतरिक बात है। हाँ, इतना हम जानते हैं, आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर हमारा क्या बन गया है? यूनियन टेरिटरी। अगर ये हमारे हिस्से में आ गया पीओके और वो LAC वाली बॉर्डर्स, वहाँ से 550 और 250 आदमी आएंगे। इन 543 में से 15% टोटल मिला के क्या बन सकते हैं? मंत्री। आप सब अच्छी तरह जानते हो, 7 जुलाई को PM मोदी जी ने एक बहुत बड़ा मंत्रिमंडल में फेरबदल किया। पढ़ा ना सबने? मंत्रिमंडल तुमने रोज सुना होगा, 2-3 दिन यही छाया रहा कि मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बदले हैं। पता है ये जो आपके ये थे स्वास्थ्य मंत्री, क्या नाम था इनका? डॉक्टर हर्षवर्धन। हटा दिए ना वो इस्तीफा और नए बना दिए। और नए वाले ने क्या ट्वीट कर दिया? महात्मा गांधी नेशन ऑफ फादर, ये लिख दिया। तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। ये न्यूज में रहा कि एक ऐसा स्वास्थ्य मंत्री है, डॉक्टर, भाई जो स्वास्थ्य मंत्री है कम से कम डॉक्टरेट की डिग्री तो हो, पढ़ी लिखी जनता क्वेश्चन करती है, और इस मंत्री को यही नहीं पता कि फादर ऑफ नेशन है या नेशन ऑफ फादर है। ये ट्वीट कर दिया तो बहुत मजाक उड़ा कि इतनी भी अंग्रेजी अगर नहीं आती तो स्वास्थ्य की पॉलिसी कैसे बनाओगे? और वैसे तुम चिल्ला रहे हो कि थर्ड वेव आ गई, थर्ड वेव आ गई, तो जिन लोगों को ये नहीं आता वो कैसे करेंगे? बहुत मजाक बनाइए। कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया गया। जब ये सरकार नई आई थी ना गवर्नमेंट, तो एक बहुत बड़ी बात थी कि इस सरकार ने एक अच्छा काम किया था कि इसने बहुत मंत्री नहीं बनाए। 543 का 15% का मतलब होता है लगभग 81 मंत्री बन सकते हैं। इन्होंने 40s में रखे अपने मंत्री। मंत्री जो होता है ना, इसको ज़्यादा भत्ते मिलेंगे, ज़्यादा सुविधाएं दी जाएंगी, और वो भत्ते सुविधाएं तुम्हारे और मेरे पैसे से मिलती हैं। तो इसीलिए मोदी जी ने स्टार्टिंग में बहुत अच्छी बात कही थी कि गवर्नमेंट के मंत्री हम नहीं बढ़ाएंगे, हम गवर्नेंस बढ़ाएंगे, लोगों को सेफ्टी फील हो, लेकिन मंत्री ज़्यादा ना हो। पर अब फिलहाल में मंत्री की संख्या बढ़ा के और कितने तक ले गए? अब कितने मंत्री हैं आपके इसमें? 77 मंत्री कर दिए। 3 तरह के मंत्री होते हैं ना, सबसे बड़े मंत्री होते हैं कैबिनेट, सेकंड बड़े होते हैं स्टेट मिनिस्टर, और तीसरे कौन होते हैं? डेप्यूटी। ये मैंने 2-3 दिन पहले पढ़ाया, और अब ये चल रहा है आजकल करंट अफेयर्स में, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, कौन नया मंत्री बना। तो जो कैबिनेट है ना, सबसे इम्पोर्टेंट लोगों का ग्रुप, इसमें भी मोदी जी ने बड़े परिवर्तन किए, और मोदी जी ने कई बड़े मंत्रियों से इस्तीफे लेके और उनकी जगह यंग आदमियों को, 35 साल अब सबसे यंगेस्ट मंत्री है, और 69 इनके बीच में है सारे मंत्री। तो अब मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे उभरे हैं यंग, जिनमें कि सिंधिया का भी एक नाम था जो पीछे कांग्रेस के बड़े आदमी थे। तो अब ये देखो कि आपके देश में फिलहाल में एक बड़ा चेंज किया, और 15% की शर्त, जो कितने मंत्रियों तक की बात करते थे 81, इनमें से कितने बना के बैठ गए हम? 77। तो पिछली सरकार में 80 के आसपास है, अब 77 है। ये जो मंत्री हैं तीनों तरह के आपने पढ़े हुए हैं, आपको अच्छी तरह पता है। सबसे इम्पोर्टेंट मंत्री कैबिनेट होते हैं, इनके पास हर हाल में डिपार्टमेंट होगा। उनकी हेल्प करने के लिए कौन होते हैं? स्टेट मिनिस्टर। स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट भी बन जाते हैं, और उसके बाद सबकी हेल्प करने के लिए होते हैं डिप्यूटी मिनिस्टर्स। तो इन
सांसद या एमपी। ऐसे ही यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट लोग बैठते हैं जो बीजेपी या कांग्रेस जो जीतती है उसके हिसाब से हर राज्य से भेजे जाते हैं। तो ये दोनों मिलके आपके लिए कानून बनाती हैं। लोकसभा और राज्यसभा का मेन काम क्या था? मेन काम क्या था? कानून बनाना। आपके देश में कानून बनाने के लिए सबसे पहले क्या पेश किए जाते हैं? बिल। और बिल दो तरह के होते हैं, एक कॉमन बिल होते हैं, साधारण विधेयक, और एक होते हैं मनी बिल्स। मनी बिल कहाँ पेश किए जाते हैं? सिर्फ लोकसभा में, और इनको सिर्फ कौन पेश करेगा? मंत्री। तो इन्हें आप कहते हैं ये सरकारी हैं। और जो राज्यसभा में या लोकसभा कहीं भी पेश हो जाए और इनको कोई भी पेश कर दे, मंत्री भी और सांसद भी। अब समझो सांसद कौन है? जो चुनकर आया वो क्या कहलाएगा? सांसद। जो उनमें से बड़ी पार्टी में है और जो पार्टी खास पार्टी है, देश की सरकार बना के बैठी है, उसके खासे आदमी ही क्या बन पाते हैं? मंत्री। मंत्री कम होते हैं या सांसद कम होते हैं? सांसद तो सारे हैं। कितने सांसद हैं? 543। मंत्री कितने हैं अब? 77 आज की डेट में। 77 के 77 किस पार्टी के मिलेंगे? क्योंकि सत्ता में कौन सी पार्टी बैठी है? जब कांग्रेस थी तो सारे किसके हुआ करते थे? कांग्रेस के। ऐसे ही सेम आप जानते हैं आपके देश में अभी हाल फिलहाल में गवर्नर्स भी बदले हैं। पता है ये बात? 8 राज्यों के गवर्नर चेंज हुए हैं। हरियाणा का गवर्नर भी तो बदल गया। कौन आ गया अब? बंडारू दत्तात्रेय। गवर्नर्स जो बदलते हैं ना, नए आते हैं पुराने हटते हैं, इसमें भी सबसे बड़ा योगदान कौन देता है? प्राइम मिनिस्टर। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जिसकी केंद्र में सरकार है उससे अपोजिट पार्टी का आदमी कहीं गवर्नर मिलेगा। आज अगर आपके देश में बीजेपी की सरकार है तो आप जितने गवर्नर की लिस्ट उठा के देखना, जितने गवर्नर प्रेजेंट में हैं सब किस ना किस पार्टी के मिलेंगे? बीजेपी। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी केंद्र में तो सारे गवर्नर किसके थे? कांग्रेस के। ऐसा ही होता है, ये एक नियम मान लीजिए। और जनरली ऐसा होता है जो अब इस साल अभी तो बने हैं, जो गवर्नर बने हैं, मान लो 2021 में गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है? कितने साल का? 5 साल का। तो ये कब तक के लिए बन गए? 2026। लेकिन इस बीच में आपके इलेक्शन हो जाएंगे देश में। कब होंगे? 2024। अगर बीजेपी नहीं आती, इन केस नहीं आती, तो उस कंडीशन में जो गवर्नर 2026 तक के लिए बैठे हैं ना, आप खुद देखोगे अगर सरकार बदली तो बहुत सारे गवर्नर उस टाइम में रिजाइन करेंगे अपने आप। वो सारे गवर्नर कौन से होंगे? जो अब बन रहे हैं। अगर सरकार बदले, अगर सरकार यही रही तो कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, ये चलेंगे। लेकिन अगर 2024 में सरकार बदल गई तो जिनका टेन्योर 26 तक चलना है वो अपनी मर्जी से इस्तीफा देंगे। कारण गवर्नर हमेशा वही फिट रहता है जो सत्ताधारी पार्टी जिसकी होती है उसी का। अगर आपके देश में सरकार कांग्रेस की है और गवर्नर बीजेपी का है तो वो अपने आप इस्तीफा दे देगा। अगर सरकार बीजेपी की और गवर्नर कांग्रेस के टाइम का है तो वो भी इस्तीफा देगा। शीला दीक्षित का नाम सुना है? शीला दीक्षित कहाँ की सीएम रही थी? दिल्ली की। 3 बार सीएम बनी थी ना दिल्ली की। शीला दीक्षित कौन सी पार्टी की बड़ी लीडर थी? कांग्रेस। कांग्रेस ने जब उनका सीएम कार्यकाल समाप्त हुआ तो उनको गवर्नर बना दिया, केरला की गवर्नर बना दी। आप सब जानते हैं सबसे पढ़ा लिखा स्टेट कौन सा है? तो इसका मतलब केरल में जाके वो रहेंगी। अब वहाँ रहेंगे तो वहाँ का माहौल, भाई अस्पताल, वहाँ के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वहाँ का सारा माहौल, सड़कें, इंफ्रा बढ़िया ही तो होगा ना, पढ़ा लिखा है। जैसे ही सरकार बदली, फिर सरकार आ गई बीजेपी की। 2014 की बातें कर रही हूँ। जब बीजेपी की सरकार आई तो शीला दीक्षित जैसे लोगों ने तुरंत से इस्तीफा पकड़ाया। कारण क्या था? बीजेपी की सरकार आते ही सबसे पहले किया गया ट्रांसफर। और ऐसा सिर्फ बीजेपी नहीं, ऐसा कांग्रेस भी करेगी। जो आएगा वो करेगा। हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि ये बुरी है खराब, जो आता है वो ऐसा करता है। केरल से उठा के इनका ट्रांसफर नॉर्थ ईस्ट में कर दिया। नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट्स आप जानते हैं वहाँ इंफ्रा उतना अच्छा नहीं होगा, पहाड़ी इलाका है, बहुत अच्छे अस्पताल नहीं मिलेंगे, बहुत बढ़िया मार्केट मॉल्स नहीं मिलेंगे। हमारे जीवन पे क्या इन सब चीज़ों का फर्क पड़ता है कि हम कहाँ रह रहे हैं? पड़ता है ना। अब आप जहाँ रह रहे हो, मान लो वहाँ 5 किलोमीटर में बढ़िया अस्पताल है, बहुत बढ़िया रोड्स हैं, बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, बिजली, पानी, स्कूल, यूनिवर्सिटी, तो आपकी लाइफ आसान है। आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ से 25 किलोमीटर दूर तक कोई अस्पताल नहीं है। कोई सोचिए कोई स्लिप हो गया, गिर गया, टांग टूट गई, हाथ कट गया, बिजली का करंट लग गया, तो 25 किलोमीटर तक कुछ नहीं मिलना। 25 किलोमीटर दूर आप जाएंगे, पहाड़ी इलाका है, सोचिए वहाँ सुविधाएं नहीं होंगी, अच्छा मार्केट नहीं होगा, इंफ्रा नहीं होगा, अच्छी सर्विसेज नहीं होंगी, तो लाइफ मुश्किल हो जाएगी ना। लाइफ आसान कहाँ होती है? जहाँ चीज़ें
ज्यादा हो और क्लोज में हो। आदमी शहर में घर कहाँ बनाता है? जहाँ सब चीजें आसपास होती हैं। गांव में क्या दिक्कत होती है? चीजें थोड़ा दूर हैं। बच्चे की रात में उसको याद आया कि मुझे तो शीट चाहिए थी और कल मुझे सुबह शीट्स लेके जानी है स्कूल में, और वो जरूरी है वरना नंबर कटेंगे। तो गांव का आदमी परेशान, कहाँ जाऊँ शीट लेने? शहर में बच्चा 8 बजे कह रहा है मुझे शीट्स कल कंफर्म लेके जानी है, कोई दिक्कत नहीं, निकले 2 गली छोड़ के मार्केट है, बाजार है, कोई ना कोई इस तरह की चीज है। तो ये लाइफ को ना बहुत मुश्किल बना देती है सरकारें एक दूसरे की को। इसलिए गवर्नर हमेशा किस पार्टी के मिलेंगे आपको? जो सत्ता में बैठे हैं। अभी हाल फिलहाल में 8 गवर्नर बदले हैं, उनके ऊपर पेपर में जरूर क्वेश्चन मिलेंगे। गवर्नर ऐसे ही काम करते हैं जैसे आपके देश का कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने की एज कितनी होती है? एमपी बनने की एज कितनी होती है? किसी को एमपी बनना है तो कितनी एज चाहिए? देखो अब ध्यान से सुनो, 3-4 चीजें आज क्लियर कर लो, फिर दिक्कत ना रहे। या तो लोकसभा का एमपी होगा या राज्यसभा का। विधानसभा, विधान परिषद, इनमें बैठने वालों को एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसमें बैठता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमएलसी बैठता है विधान परिषद में, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। बहुत बेसिक सी बात है, पढ़े लिखे को लगभग को नहीं पता। और ये बात इन दोनों में बैठने वाले एमपी हैं। विधानसभा में आपका विधायक बैठता है एमएलए, और विधान परिषद में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बैठता है। अगर किसी को लोकसभा का एमपी का चुनाव लड़ना है तो उम्र चाहिए 25 साल। किसी को राज्यसभा का लड़ना है तो 30 साल। राज्यसभा ज्यादा बड़े लोगों की संस्था है, आदमी कम है उसमें, लेकिन संस्था बड़े लोगों की है। विधानसभा का एमएलए बनना है तो 25 साल, और एमएलसी बनना है तो 30 साल। ये याद रखना है। किस किस का 25 है? एमपी के, जो लोकसभा के और जो एमएलए हैं विधानसभा के। इसमें से कोई एक आपका पीएम बन जाता है और इसमें से कोई एक आपका सीएम। तो सीएम और पीएम बनने की मिनिमम एज लगभग कितनी हो गई? 25 साल। 25 से कम का आज तक कोई सीएम या पीएम नहीं बना। इतनी इससे कम की तो एलिजिबिलिटी ही नहीं है। अगर कोई एमपी राज्यसभा में आएगा तो एज कितनी चाहिए? 30, और विधान परिषद में आया तो भी 30 साल। आपके देश में सबसे बड़े आदमी को आप कहते हैं ये हमारे भारत का राष्ट्रपति। राज्य में इसकी टक्कर में कौन काम करता है? राज्यपाल, जिसको आप क्या कह देते हैं? ये हमारा गवर्नर है। इसको आप कहते हैं ये हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। इनकी एज कितनी चाहिए? इनसे और बड़ी, क्योंकि और बड़ी पोस्ट है, 35 साल, इसकी भी और इसकी भी। तो देश जैसा ही राज्य का आंकड़ा है। लोकसभा का एमपी है तो 25 साल, राज्यसभा का है तो 30 साल, राष्ट्रपति है तो 35, विधानसभा का एमएलए है तो 25, एमएलसी है तो 30, और गवर्नर है तो 35। इनके बीच में एक आदमी और आ जाता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसकी एज कितनी चाहिए? अगर राष्ट्रपति मर गया तो उसका काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। तो उसकी उम्र तो कम से कम होनी चाहिए ना। इसकी उम्र भी कितनी रखी गई? 35। यानी 35 साल के आपके 3 आदमी होने चाहिए। कौन कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर। 25 साल के 2 जगह आदमी बैठते हैं। कहाँ कहाँ? लोकसभा और विधानसभा। राज्यसभा और विधान परिषद में 30-30 साल के। क्लियर हो गया सबको? ये मिनिमम एज का क्राइटेरिया है। आपके देश में सुप्रीम कोर्ट में जब जिसको बुलाते हैं ना, जो बैठता है, उसके लिए मिनिमम एज कभी मैटर नहीं करती, उसकी मैक्सिमम एज मैटर करती है। यहाँ मिनिमम की एंट्री पे एज मैटर नहीं करती, एक्सपीरियंस मैटर करता है। जिसको कोर्ट में पहुँचना है, सुप्रीम कोर्ट में जज लगना है या जस्टिस बनना है या हाई कोर्ट में, तो मिनिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं। 35 का, 40 का, 45 कुछ नहीं लिखा। हाँ लिखा है 65 के बाद सुप्रीम कोर्ट से रिटायर कर देंगे। चाहे कोई 62 में लगे, कोई 65 से 2 दिन पहले लगे, रिटायर कर देंगे। और अगर हाई कोर्ट में है तो 62 में रिटायर कर देंगे। दोनों जगह मिनिमम एज की बात नहीं करते, एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि आपने इतना एक्सपीरियंस ले रखा है। अगर आपने 40 में एक्सपीरियंस ले रखा है, आप 40 में आ जाओ, फिर आप 65 में हटोगे। अगर आप 55 में एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप 55 में आएंगे। आपके काम का टाइम डिपेंड करता है आपकी मैक्सिमम एज के ऊपर। जबकि यहाँ देखो मैक्सिमम का कोई फंडा नहीं है। 70, 75, 80 साल तक। 81 साल में आपके देश के पीएम बने थे। कौन? गुलजारी लाल नंदा। सुना है ये नाम? इनसे भी अलग एक नाम बताया था, मोरारजी देसाई का। मोरारजी देसाई
देसाई 81 में बने थे। ये दोनों जिए भी बहुत हैं, 98 और 99 ईयर्स तक जिंदा रहे। यहाँ मिनिमम की बात करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में मिनिमम की बात नहीं करते बल्कि रिटायरमेंट की मैक्सिमम की बात करते हैं। समझ में आ गया इतना? ये काम की है सारी चीज़ें, बाद में ये कॉम्प्लेक्स दिखती हैं। आपकी लोकसभा में टोटल आदमी कितने बैठते हैं? 543। एक बड़ा ग्रुप होता है और इतने बड़े ग्रुप को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इस ग्रुप को मैनेज करने के लिए एक पोस्ट बनाई जाती है जिसको आप कहते हैं लोकसभा का अध्यक्ष। अगर ये नहीं है लोकसभा का अध्यक्ष तो लोकसभा में एक आदमी और होता है जिसे आप कहते हैं उपाध्यक्ष। इन दोनों की बहुत रिस्पेक्ट होती है और अध्यक्ष जनरली 100% कोशिश करते हैं जो पार्टी सत्ता में है उसी का आदमी लोकसभा का क्या बनेगा? अध्यक्ष। तुम्हारे मन में आएगा फिर तो अध्यक्ष अपनी पार्टी के फेवर में बात करेगा, भाई बीजेपी की बात करेगा। ऐसा नहीं है। जो आदमी अध्यक्ष है ना, पहली चीज इसको बायस नहीं होना। ये किसी पार्टी के आदमी को सिर्फ इसलिए चुप करा दे कि वो इसकी पार्टी का नहीं है, गलत। इसको अपनी इज्जत, जो पोस्ट मिली है उसका रिगार्ड रखना है और ये सबके लिए बराबर है। आज आपका अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। सुना है ये नाम? ओम बिरला, ये आपके अध्यक्ष हैं। अगर ये प्रेजेंट ना हो तो काम कौन करेगा? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष की इम्पोर्टेंस उतनी नहीं है क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि अध्यक्ष अपनी सीट पे बैठा रहता है, फिर भी हमने उपाध्यक्ष बना रखा है। जैसे 543 को ये संभालते हैं ऐसे 245 को संभालता है। उस पोस्ट को आप कहते हैं ये राज्यसभा का कौन है? सभापति। अध्यक्ष हमेशा 543 में से कोई एक बनता है। अब जब नई लोकसभा बनेगी ना, कब बनेगी नई लोकसभा? 2000 कब इलेक्शन है? कुछ लोग ऐसे भी देख रहे हैं ना कि मंत्रिमंडल का विस्तार जानबूझ के किया गया। भी हमें नहीं पता असलियत क्या है, पर यह भी एक नज़रिया है कि अब इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन के टाइम पे जितने ज़्यादा मंत्री हो तो अपने एरिया में प्रभाव बना लेते हैं। तो एक तरह का ये भी एजेंडा हो सकता है, अभी नहीं पता हमें, लेकिन हाँ फेरबदल किया गया। इन 543 सीट्स पर कब इलेक्शन होने वाले हैं? इन 2024 में मान लीजिए 543 आएंगे तो एकदम जब पहला दिन होगा ना, जिस दिन वो भीड़ इकट्ठी होगी, इस दिन कोई अध्यक्ष नहीं होगा। तो इन 543 में जो सबसे ज्यादा एज्ड होगा और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा, पहले एज देखेंगे। मान लीजिए कोई आदमी आ गया जिसकी उम्र है 83 साल, इससे बड़ा कोई नहीं है, तो इसको कहेंगे सर आप सबसे ज्यादा मेच्योर, सबसे ज्यादा एज्ड हैं, भाई सबसे बुजुर्ग हैं, इसलिए आप हमारे मुखिया हैं। और ऐसी सीट पे जिसपे ये बैठेगा ना उसको कह देंगे प्रोटेम अध्यक्ष। प्रोटेम, यही नाम है हिंदी और इंग्लिश में, प्रोटेम, ये बन गया प्रोटेम। ये सबको, जैसे मान लीजिए इस क्लास में मैं हूँ, हम नए आए हैं सब, मैं हूँ प्रोटेम अध्यक्ष। अब ये सबको शपथ दिलाएगा, सब खड़े होकर शपथ लेते हैं और क्या कहते हैं कि भाई हम सबको जनता ने, भारत की जनता ने अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तरीके से एमपी बनाया, अपनी सीट पे बैठेंगे और प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, कहीं भी गड़बड़ नहीं करेंगे, संविधान में लिखी बातों को फॉलो करेंगे। जिसने शपथ दिलाई सबको, वो कौन सा अध्यक्ष था? बस ये 2 दिन 3 दिन रहेगा, फिर इलेक्शन अपने आप जो चुन के आए हैं ना, पार्टी जो सबसे ज्यादा सीटों पर है वो बताएगी यार हमारा ये वाला आदमी अध्यक्ष बनेगा। वो पार्टी जिसका नाम देगी वो आदमी क्या बन जाएगा? अध्यक्ष। ये अपने आप हट जाएगा। इसने सबको शपथ दिलाई थी, किस रूप में शपथ ली थी हर एक आदमी ने? हाँ, उसमें मोदी जी भी थे जब पिछली बार हुआ, सब होते हैं, चाहे बाद में वो सीएम बने या कुछ बने, पीएम बने अपने इलाके का। प्रोटेम अध्यक्ष सबको शपथ दिलाता है, उसके बाद फिर एक नया अध्यक्ष बनता है। ये अध्यक्ष भी शपथ ले चुका, किसने दिला दी शपथ इसको और किस रूप में दिला दी? 1 नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष कभी अपने पद की शपथ नहीं लेता। 4 आएंगे, इनमें से कौन सा कभी अपने पद की शपथ नहीं लेता? तो लोकसभा का अध्यक्ष इसीलिए नहीं लेता क्योंकि वो पहले ही सांसद होने की शपथ किसके अंडर ले चुका? प्रोटेम अध्यक्ष। प्रोटेम कौन बनेगा? जो नई लोकसभा में सबसे ज्यादा उम्र का आदमी होगा वो क्या बन जाएगा? प्रोटेम। और प्रोटेम ऑटोमेटिकली हट जाएगा जब कौन आ जाएगा? अध्यक्ष। तो कौन सी पद की शपथ नहीं ली जाती? लोकसभा अध्यक्ष की। ये याद रखना है आपको। लोकसभा अध्यक्ष इतना पावरफुल है कि अगर एक फाइल, जिसको आप कहते हैं भाई कोई भी फाइल, इसके अंदर बिल है, इस फाइल के सबसे पहले कागज पर इसके सिग्नेचर और इसकी स्टैंप है, किसकी बात हो रही है? लोकसभा के अध्यक्ष की।
तो इस फाइल को देखते ही राज्यसभा अलर्ट हो जाती है कि अरे इस पे तो लोकसभा अध्यक्ष के साइन और स्टैंप लगे हुए हैं। इसका मतलब ये आर्टिकल 110 के तहत कौन सा विधेयक है? धन, या इसको आप कहते हैं ये मनी बिल है। और इस स्टैंप और इस साइन से राज्यसभा एकदम अलर्ट हो गई कि मुझे ये फाइल विद इन 14 डेज, 14 दिन के अंदर वापस लौटानी है। अगर मैंने ये फाइल वापस नहीं लौटाई तो मेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये फाइल मुझसे अपने आप मंगवा के वो बिना हाँ ना के और सीधे किसके पास पहुंचा देंगे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी इसको देख के अलर्ट हो जाता है और समझ जाता है कि ये कौन सा बिल है? मनी बिल। और राष्ट्रपति अच्छी तरह जानता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि मनी बिल पर राष्ट्रपति हाँ ना की कंडीशन नहीं है, साइन करेगा ही करेगा। कारण बता दूं, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति कोई नौकर है, राष्ट्रपति बहुत बड़ा आदमी है। राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन ली जाती है। जब इसको पेश करते हैं ना लोकसभा में डिस्कशन से पहले, तो परमिशन लेते हैं कि सर ये मनी बिल है, क्या इसको प्रेजेंट कर दें? राष्ट्रपति हाँ करेगा तो पेश होगा। तो राष्ट्रपति ने जिस चीज के लिए पहले ही हाँ कर दी, अब मना क्यों करेगा? इसलिए राष्ट्रपति पहली बार में कौन से बिल पर साइन कर देता है? ये किसके स्टैंप और साइन से कंफर्म हुआ कि मनी बिल है? लोकसभा के अध्यक्ष। तो आप देखो इसके साइन की वैल्यू कितनी है। समझ में आ गया ये? क्या ये अपने पद की शपथ लेता है? किस पद की ले ली इसने? सांसद की। किसने दिलवा दी शपथ? प्रोटेम ने। प्रोटेम कौन बना? नई लोकसभा के गठन में जो सबसे उम्रदराज आदमी आया, एमपी आया, वो क्या बन गया? प्रोटेम स्पीकर। क्लियर हो गया सबको? ये जैसे ये काम करती है ऐसे ही कौन सी सभा काम करती है? राज्यसभा। कितने आदमी हैं वहाँ? ये भी एक बड़ी भीड़ है, इनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है। और आपने अभी पढ़ा होगा, कल परसों था कि जितने नए मंत्री हैं टोटल मिला के, भाई क्राइम केसेस वाले इतने लोग हैं जो आप संसद में बैठे हैं टोटल में, इस तरह के आंकड़े थे। यानी आपकी संसद कोई नॉर्मल, ऐसा नहीं कि बहुत नॉर्मल से लोग हैं, सबकी बहुत बढ़िया पहुंच है। बहुत सारे लोग करोड़पति हैं, मतलब जिनका बहुत बढ़िया साधन है कमाई का, वो पहुंचे हुए हैं। तो ये सोचो कि उनको दबाना, उनको शांत रखवाना तो मजाक नहीं है, एक टफ काम है। इसीलिए आपकी राज्यसभा में उन सबको डील करने के लिए कौन होता है? सभापति। और अगर ये ना हो तो उपसभापति। ध्यान से सुनना, लोकसभा के 543 में से एक आदमी क्या बना था जिसने साइन किए थे, और वो बना था अध्यक्ष। राज्यसभा के 245 में से कोई नहीं आएगा। मान लो हम राज्यसभा हैं, हम सब राज्यसभा हैं, हम में से कोई सभापति नहीं बनेगा। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, जब हम लोकसभा देख रहे थे, सबसे उम्र दराज यानी तुम में सबसे बड़ी मैं हूँ, तो मैं प्रोटेम बन गई। फिर मैंने सबको शपथ दिलाई, फिर मैं अपने आप हट गई जब तुम सबने मिलकर अपना अध्यक्ष बना लिया। ऐसा सिर्फ लोकसभा में होगा, राज्यसभा में कोई प्रोटेम नहीं है। राज्यसभा में सभापति बना बनाया मिलेगा, बाहर का आदमी, और ये भारत का उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति पहले बनेगा, फिर वो ऑटोमेटिकली जाके बन जाएगा, भाई मैं हूँ उपराष्ट्रपति, जैसे ही वो आएगा ठीक है ये हमारा मुखिया है। यानी यहाँ के 245 लोगों में से नहीं होता ये भारत का कौन बनता है पहले? उपराष्ट्रपति। कोई सभापति बन ही नहीं सकता। ये पोस्ट जो है ना सभापति की, ये पदेन है। पदेन का मतलब एक्स ऑफिशियो। इस पे वही आदमी बैठेगा जो भारत में किस कुर्सी पर बैठता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को कोई काम नहीं दे रखा आपके संविधान ने, कोई भी काम नहीं है। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ तब है अगर राष्ट्रपति की डेथ हो जाए, अदरवाइज इसके भरोसे कोई कागज नहीं, कोई काम नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। लेकिन हमने फिर भी बना रखा है। हम बड़ी सैलरी, राष्ट्रपति की सैलरी सबसे बड़ी है, कितने लाख, और इनकी 4 लाख। इतनी बड़ी सैलरी पे जो आदमी बैठा है, इसका कोई काम नहीं है, तो कह दिया काम जरूरत नहीं है काम देने की, क्योंकि इसका काम रोजमर्रा में किसका है? ये सभापति के रूप में काम करता है। अगर कभी राष्ट्रपति अचानक से एक्सपायर हो गया तो फिर ये सेम डे क्या बन जाएगा? राष्ट्रपति। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। अब जिस दिन राष्ट्रपति एक्सपायर हो गया तो ये तुरंत इस कुर्सी को खाली कर देगा, भैया मेरा काम शुरू हो गया राष्ट्रपति की कुर्सी पे। ये कुर्सी खाली तो इसके काम पे कौन आ जाएगा? इसलिए आप देखो एक आदमी कितने रूप में काम कर रहा है। एक आदमी जो भारत का क्या है, कोई काम नहीं करता, उपराष्ट्रपति को ना कोई साइन करने, कुछ नहीं करना, तो उसका असली काम किस रूप में है? अगर किसी रात अचानक राष्ट्रपति को डेथ हो गई, एक्सपायर हो गया, तो वो तुरंत क्या बन जाएगा? उसी दिन रात में राष्ट्रपति है वो। जैसे ही वो राष्ट्रपति बन गया, अब वो क्या कहेगा? मैं कौन सा काम नहीं करूंगा? मैं
मैं दो दो काम क्यों करूँगा? तो उस टाइम पे इसकी कुर्सी पे कौन आएगा? जिसका कोई काम नहीं था जब तक ये बैठा था। यानी ये सब पोस्ट एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज की जा सकती हैं। आपके देश का उपराष्ट्रपति कितने साल के लिए बनता है? 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? 5 साल। लेकिन आपका जो सभापति है ना, इसको भूल जाओ, ये 245 लोग कितने साल के लिए बनते हैं? 6 साल। यानी सभापति आते और जाते हैं, लोग अपना टाइम पीरियड कितने साल का पूरा करते हैं? 6 साल का। अगर हम इससे पीछे देखें, यहाँ कौन था लोकसभा का? ये सब इकट्ठे हटेंगे। 543 जिस दिन हटेंगे ना, उसी दिन अध्यक्ष हटेगा। अध्यक्ष का टाइम पीरियड लोकसभा के टाइम पीरियड के बराबर होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सभापति पहले हट जाएगा। कितने साल पूरे होते ही? 5 साल। इन लोगों को सभापति से ज्यादा लेन देन भी नहीं है। सभापति सिर्फ इनका किस रूप में काम करता है? मुखिया है। और एक खास बात, जब ये लोग 245 लोग अपनी मीटिंग करते हैं तो ये लोग डिसीजंस लेते हैं। उन डिसीजंस में ना वोटिंग कराई जाती है। आपके देश में सिर्फ आप ही वोट नहीं डालते, आपके ये एमपीज भी वोट डालते हैं। जब वोटिंग कराते हैं तो देखते हैं बहुमत किस तरफ है। और मान लीजिए 245 में से प्रेजेंट हो 244, तो आधे आधे बट जाएं। भाई आधे हाँ कर रहे हैं, आधे ना। तो फिर कहते हैं सर आप बताइए आप किस तरफ हैं। तो ये सिर्फ लास्ट में वोट डालता है जब मामला बराबरी पे आके टिक जाए, उस कंडीशन में ये वोट डालेगा। अदरवाइज ये वोट नहीं डालता। ये बहुमत का हिस्सा नहीं बनता तब तक जब तक कि बराबरी का मुद्दा ना फंस जाए। और बराबरी बहुत बार फंस जाती है। मान लीजिए उतने ही आए हैं, 2-4 एब्सेंट है, सारे थोड़े पहुंचते हैं। कभी 10 एब्सेंट, कभी 20 एब्सेंट। आप इस क्लास में रोज सारे नहीं आते। यहाँ रोज 50 बच्चे नहीं आते, बहुत नॉर्मल बात है। 50-100 बच्चे ना आए आईसीएस में बड़ी बात नहीं है। कभी ऊपर वाले रूम में से नहीं आते, कभी 3 में से, कभी 2 में से, कभी नीचे। तो ये देखो इस तरह ये भी तो गायब होते हैं। एज्ड हैं, बीमार हो गए, विदेश यात्रा पे हैं, छुट्टियों पे हैं। उस कंडीशन में उप सभापति, ये जो हम बातचीत कर रहे हैं, बहुमत की बात कर रहे हैं, तो फिर कौन वोट नहीं डालता है? कब डालता है ये वोट? बराबरी का बात हो। क्या लोकसभा का अध्यक्ष ज्यादा पावरफुल है या सभापति? अब एक तरफ है लोकसभा का अध्यक्ष, उनका हेड, और एक तरफ है राज्यसभा का सभापति, जो असलियत में कौन है? उपराष्ट्रपति। अब मुझे बताओ, देश में 3 बड़ी पोस्ट बोल दो, सबसे बड़ी 3 पोस्ट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो अब मुझे बताओ ज्यादा बड़ा कौन है? ज्यादा बड़ा है सभापति, लेकिन पावर नहीं यूज करता। ज्यादा पावरफुल कौन है? कारण मैं बता दूं, लोकसभा में 543 आदमी बैठते हैं, एक तो इनका मुखिया है। राज्यसभा में 245 आदमी बैठते हैं। अगर कभी इन दोनों को इकट्ठे बुलाया जाए, जिसको आप कहते हैं जॉइंट सेशन, संयुक्त बैठक, तो ये लिखा हुआ है कि उन 750-800 लोगों का लीडर या अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होगा। कौन नहीं होगा? ये स्पष्ट लिखा, लोकसभा का अध्यक्ष मुखिया बनेगा। अगर वो नहीं है, बीमार है, एब्सेंट है, मर गया, कुछ हो गया, तो उपाध्यक्ष बनेगा। और वो भी नहीं है ना, तो सभापति नहीं बनेगा। उस कंडीशन में सभापति के नीचे कौन काम करता था? उप सभापति। जैसे अध्यक्ष के नीचे कौन था? उपाध्यक्ष। ऐसे सभापति के नीचे कौन था? उप सभापति। ये बन जाएगा 800 लोगों का मुखिया। लेकिन कौन नहीं बन सकता? इसका मतलब ज्यादा पावरफुल कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष। मनी बिल लोकसभा देखती है, सारा खेल पैसे का। लोकसभा के अध्यक्ष के साइन और स्टैंप हो जाते हैं कौन से आर्टिकल के तहत? 110। कौन अलर्ट हो जाता है वो साइन और स्टैंप देख के? राज्यसभा। भाई कितने दिन है मेरे पास? अगर मैंने पारित नहीं किया, फाइल सीधे कहाँ जाएगी? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देखता है साइन और स्टैंप, तो पहले ही समझ आता है कौन सा विधेयक है, धन। और मुझे पहली बार में ही, तो किसकी पावरफुल इमेज हुई? लोकसभा अध्यक्ष की। अध्यक्ष 543 में या बाहर का आदमी है? 543 में। वो 245 में है? नहीं। सारे 245 कितने साल बाद हटेंगे? ये कितने साल बाद हटेगा? इसका मतलब ये आएगा और जाएगा। क्या लोकसभा का अध्यक्ष भी आएगा जाएगा? वो सरकार के साथ जाएगा और नई के साथ वापस आएगा। जब नई सरकार बनेगी तो प्रोटेम अध्यक्ष किसको बनाएंगे? वो सत्ताधारी दल का होगा या किसी का भी हो सकता है? नहीं, सत्ता का नहीं होगा, किसी का भी हो सकता है। बस क्या देखी जाएगी? उसकी एज। लेकिन जब अध्यक्ष बनेगा तब सत्ताधारी का, तब एज मैटर नहीं करती। ठीक है, यह है लोकसभा और राज्यसभा का काम करने का तरीका। अब तुम्हें ये समझ में आया एमएलए कहाँ काम करते हैं और एमपी कहाँ काम करते हैं? एमपी कहाँ कहाँ बैठते हैं? एमएलए कहाँ बैठते हैं? और अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो वहाँ कौन बैठते हैं?
MLC। मुझे बताओ विधान परिषद कितने राज्यों में है तुम्हारे देश में? विधानसभा कितने राज्यों में है? सब में। जितने राज्य हैं, कितने राज्य हैं तुम्हारे? 28। क्या तुम्हारी किसी यूनियन टेरिटरी में भी MLA बनते हैं? 2 में, दिल्ली और पौंडीचेरी। ध्यान से सुनो इसको, जो भी राज्य है ना, राज्य की सरकार होती है, वरना राज्य क्यों है? अगर कोई राज्य है और सरकार नहीं तो राज्य कैसा? हर राज्य की सरकार है। तुम्हारे देश में इस टाइम 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। हर स्टेट का एक CM होगा। अभी तुमने देखा था हिमाचल वाले जब एक्सपायर हो गए, नए बन गए ना, हर स्टेट का एक CM है, हर स्टेट का। तो स्टेट का CM होगा। इन 8 में से 2 यूनियन टेरिटरीज, एक दिल्ली और एक पुदुचेरी, इन्होंने भी अपने CM बना रखे हैं, क्योंकि यहाँ की जनता ने MLA अपने बना रखे हैं। चंडीगढ़ में आज तक कोई CM नहीं बना, दमन दीव में कभी नहीं बना, दादर नगर हवेली में नहीं बना, अंडमान निकोबार में लक्षद्वीप कभी नहीं बना। लेकिन दिल्ली और पौंडीचेरी, ये 2 यूनियन टेरिटरी हैं जिनमें क्या बनता है, इनका CM। आप केजरीवाल का नाम अच्छी तरह जानते हैं, तो ये दिल्ली के CM हैं। सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरी अपने CM बनाती है, यानी MLA बनाती है। MLA में से कोई ना कोई CM बनता है। तो आप ये देखो, MLA टोटल आपके कितने राज्यों में है? इसका मतलब कितने CM निकलेंगे आपके? 28। CM पहले क्या बनता है? MLA। MLA कहाँ जाके बैठते हैं? कितनी उम्र का आदमी MLA बन सकता है? 25 साल का। तो CM भी कितने का बन सकता है? 25 साल का। पूरे देश में MLA है, हर स्टेट में। कोई स्टेट बिना MLA, बिना CM के रहेगी ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं होगा। लोग कैसे संभालेंगे वरना? इसके बाद दूसरी चीज मैंने अभी लिखी, MLC, जिसे आप क्या कहते हैं? विधान परिषद, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली था, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये पूरे देश में कितने थे? 28। ये पूरे देश में सिर्फ कितनी है? 6। कितनी है टोटल? 6। ये बनाने के लिए ना तुम और मैं नहीं है, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है, ये डिपेंड करता है। MLC बनवाने हैं तो MLA की इच्छा होनी चाहिए। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, यूपी। आप सब जानते हैं इस देश में सबसे बड़ी आबादी कहाँ की है? यूपी। सबसे ज्यादा MP भी कहाँ पर है? यूपी में। कितने MP है वहाँ? 80 और 31। ये कहाँ बैठते हैं? लोकसभा। ये कहाँ बैठते हैं? राज्यसभा। अब ये 80 और 31 देश के स्तर पे काम करते हैं। यूपी की आबादी सबसे बड़ी है तो उनके MLA भी सबसे ज्यादा होंगे। कितने MLA हैं वहाँ? 403। कितने MLA हैं? 403। कितने ज्यादा हैं? हरियाणा में 90 हैं, दिल्ली में 70 हैं, यहाँ कितने हैं यूपी में? यानी कितने ज्यादा लोग हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी ज्यादा होंगे। अब ये 403 लोग फील करते हैं कि यार हमारा राज्य बहुत बड़ा है और हमें कानून बनाते टाइम थोड़े से लोगों से और डिस्कस करना चाहिए। जैसे आप जब अपनी लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं तो अकेले नहीं लेते। हम कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं ना तो जनरली अपने माँ बाप, भाई बहन और कोई भी नहीं तो दोस्तों से जरूर एक बार शेयर करते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जिसने जिंदगी का बहुत बड़ा डिसीजन लिया अकेले ही ले लिया तो उसको लगता है मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा। जब पुराने टाइम में आप इतिहास पढ़ते हैं ना तो आप देखते हैं पुराने राजाओं की भी अपनी मंत्री परिषद होती थी। उनके पास देखो सेनापति होता था, अर्थ मंत्री होता था, अलग अलग मंत्री हुआ करते थे। सेम आज आपका PM है। आपका PM सारे डिसीजन खुद नहीं लेता, आपके PM ने भी क्या बना रखी है? अपनी एक कैबिनेट। तो जैसा आज है ना ऐसा ही सिस्टम पहले था। बातचीत नहीं करनी पीछे वालों को, सुन लो और समझ लो, फिर ये कोई नहीं समझाएगा। ना समझ में आए तुम्हें MLA MLC कोई पता ही नहीं चलेंगे जीवन भर। आधे पढ़े लिखे ऐसे ही हैं आपके देश में जिनको ना MLC का पता ना MLA का, कुछ नहीं पता, बस अपना पढ़े लिखे डिग्री लेके बैठ गए। इनको सुन और समझ लो। तो आपके देश में सारा काम जब भी होता है बड़ा काम तो डिस्कशन के बाद होता है। एक आम इंसान भी जिसमें थोड़ी सी भी बुद्धि है ना वो जिंदगी का डिसीजन डिस्कशन के बाद लेता है। आप अपनी लाइफ में कुछ भी करियर चुनते हैं तो ऐसे नहीं होता कि बस उठ के चल पड़े। अपने यार दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, 12वीं में कौन सी स्ट्रीम लें, 11वीं में क्या करें, कौन सा फॉर्म भरें। अपने बड़े भाई से, बहन से, माँ बाप से, यार दोस्त, चाचा, ताऊ, मामा, जो तुम्हें लगता है कि तुमसे होशियार है, हम हमेशा सलाह करके काम करते हैं ना। ऐसा बेवकूफ़ ही कोई होगा जो कि कभी सलाह ही ना करता हो। सलाह हमेशा बराबरी के लोगों में या अपने से ऊंचे लोगों में की जाती है। कोई 10वीं पास बच्चा 6ठी पास बच्चे से नहीं पूछता यार कौन सी स्ट्रीम लूँ, वो पूछेगा 12वीं पास से, ग्रेजुएट से, या जो पढ़ चुका है कि यार कौन सा स्ट्रीम बेहतर है, किसमें चांसेस ज़्यादा है नौकरी के। अब ये सलाह करता है, जो सबसे बड़ा आदमी है वो भी सलाह करता है, वो अपने लिए परिषद बनाता है। तो इसीलिए आपके देश में क्या बनाई जाती है? मंत्री परिषद। अब किसी राज्य में सबसे बड़े जो लोग होते हैं वही क्या बन
जाते हैं एमएलए। अब ये एमएलए फील करेंगे यार हमें ना और लोग चाहिए डिस्कशन के लिए, हमें और चीज़ें समझनी है। जैसे मैं, कोई भी इंसान है वो एक चीज़ को ना एक तरीके से देखता है, बस उसका दोस्त उसको दूसरा तरीका, घर वाले अलग, रिश्तेदार अलग, सब अलग अलग बातें बताते हैं, फिर वो चीज़ों को एनालाइज करता है और डिसीजन लेता है। समझदार आदमी बड़े डिसीजन कभी इकलौते अकेले नहीं लेता, वो 10 लोगों के सामने, प्लॉट भी खरीदता है ना इंसान तो 10 लोगों के कान में डालता है कि यार ये ज़मीन ठीक रहेगी, इस एरिया में कोई दिक्कत तो नहीं है, ये भाई कॉलोनी जो है कल को ऐसा तो नहीं कि यहाँ टूट फूट हो जाएगी। 10 लोगों से पूछेगा यहाँ इन्वेस्ट करूँ ना करूँ, यहाँ पे नालियाँ ठीक है, पानी का सिस्टम ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना, ये देश चला रहे हैं, इनको बहुत ज़रूरत होती है डिस्कशंस की। इसीलिए एमएलएज जब फील करें कि हमें अपना एक बड़ा ग्रुप चाहिए डिस्कशन के लिए, तो ये अपने बीच में एक लेटर लिखते हैं और उसमें फिर साइन लेते हैं कि भाई हमें एमएलसी चाहिए, हमें अपने साथ डिस्कशन के लिए कुछ लोग बनाने पड़ेंगे। यहाँ से इस लेटर को ये पास कराते हैं और फिर ये आपके देश में भेज देते हैं, दिल्ली में। वहाँ ये लेटर पहुँचता है, मान लीजिए हरियाणा से गया, हरियाणा कह रहा है हमें भी एमएलसी बनाने हैं, तो वो देश की संसद में पेश हुआ, संसद ने इसके ऊपर बातचीत की और संसद ने कहा ठीक है भैया, खर्चा तुम्हारा, देनदारी तुम्हारी, तुम्हें लगता है तो हम हाँ कर देंगे। और अगर उन्हें लगता है कि कंडीशंस ठीक हैं तो संसद में, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति कह देते हैं कि ठीक है बना लो अपने इलाके में। क्या बना लो? एमएलसी। किसने लेटर लिखा था ये? इसका मतलब एमएलएज ही एमएलसीज को बनवा सकते हैं। अगर मान लो ये एमएलसी गड़बड़ करें, ना बात माने, तो एमएलएज इनको हटवा भी सकते हैं, कुछ नहीं जाता। एक लेटर लिख दिया जी हमारे इलाके में एमएलसीज की कोई जरूरत नहीं है, वो लेटर कहाँ जाएगा? दिल्ली। तो कहेंगे ठीक है हटा लो। इसके एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ। पंजाब का नाम सबने सुना है ना, पंजाब। पंजाब में पहले एमएलसी हुआ करते थे, आज नहीं है। बंगाल का नाम तुमने सुना है, पहले थे अब नहीं है। जम्मू कश्मीर का नाम तो सबके सामने है, एमएलसी थे अब नहीं है, अब हटा दिए। वो तो खैर इस सरकार ने किया है, वो कुछ अपने देश की सुरक्षा के कारणों को लेकर, लेकिन आपके देश में ये एमएलसी बनाना भी थोड़ा सा टाइम लेता है और हटाना भी। एमएलसी कितने स्टेट्स में है, अभी मैंने बात की। अब ध्यान से सुन लो कितने स्टेट्स कहाँ कहाँ हैं। पहला स्टेट है यूपी, दूसरा है बिहार, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है कर्नाटक, पांचवा है आंध्र प्रदेश और छठा है तेलंगाना। सिर्फ इन स्टेट्स में एमएलसी बैठते हैं। दिल्ली, हरियाणा में, पंजाब में कोई एमएलसी नहीं बैठता। कितने स्टेट्स में बैठते हैं? 6। ये तुम्हें याद नहीं आएंगे एग्जाम में, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। 6 के ग्रुप बनाएंगे, एबीसीडी में 6 राज्य, और कहेंगे निम्न में से कौन से जोड़े में वो राज्य हैं जहाँ एमएलसी बैठते हैं। तो ये याद रखना बड़ा मुश्किल है कुछ भी नहीं। अगर देखो ध्यान से, देश के मैप की जिसको समझ है उसके लिए बहुत आसान है। यूपी बिहार यहाँ है, महाराष्ट्र कर्नाटक यहाँ, और आंध्र प्रदेश तेलंगाना यहाँ, यानी ये सब जोड़ीदार स्टेट हैं। यूपी बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना। कितने स्टेट्स हो गए ये? 6। इनमें क्या बैठते हैं? एमएलसी। एमएलए तो हर जगह है। कितने स्टेट्स में एमएलए हैं? और 2 यूनियन टेरिटरी कौन सी बताई? दिल्ली और पौंडीचेरी। यानी कुल कितनी जगह एमएलए बैठते हैं? 30 जगह। 28 एमएलएस हर राज्य में मिलेंगे, 28 जगहों पर, और 2 दिल्ली और पौंडीचेरी। लेकिन एमएलसी पूरे देश में सिर्फ कितनी जगह है? 6। कौन से स्टेट्स हैं ये? यूपी बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना। मैप आता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना, यहाँ ऊपर महाराष्ट्र है और नीचे कर्नाटक, यहाँ यूपी है और यहाँ बिहार। इनकी पट्टी आपस में जुड़ती तो है। तो कितने स्टेट्स में एमएलसी हैं? एमएलए कितने स्टेट्स में हैं? एमएलए हर जगह हैं। कितने स्टेट्स हैं तुम्हारे? 28। मुझे 2-3 एग्जाम्पल देना जहाँ एमएलसी थे, फिर पहले बनवाए फिर हटवा दिए। पंजाब, बंगाल और तमिलनाडु, 3 बड़े। अब जम्मू कश्मीर भी उसी लिस्ट में है। एमएलसी बनाने के लिए लेटर कौन भेजता है? कहाँ जाता है लेटर? संसद भवन में, उस पर डिस्कशन होता है। एमएलए बनने की एज कितनी है? 25। और एमएलसी बनने की? अच्छा, 35 साल किस किस के चल सकते हैं? कोई तुम्हें कहे 25 साल की जगह बताओ, 30 की और 35 की, तो 25 साल वाले कहाँ कहाँ बैठ सकते हैं? लोकसभा प्लस विधानसभा। लोकसभा देश में होती है, विधानसभा राज्य में। कितनी लोकसभाएं देश में हैं? 1, 543 आदमी। और कितनी विधानसभाएं? 28 + 2 कितनी हो गई? 30। 30 साल वाले कहाँ बैठेंगे? राज्यसभा
विधान परिषद कितनी राज्यसभा है? एक, 245 वाली। और विधान परिषद कहाँ कहाँ? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। 35 वाले 3 आदमी हो सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर, जिसको आप क्या कहते हैं? राज्यपाल। 100% केसेस में राज्यपाल कौन बनते हैं? जो देश में कहाँ बैठे हुए हैं? सत्ता में। आज सत्ता किसकी है? बीजेपी की। जितने राज्यपाल हैं, लिस्ट ऑफ गवर्नर्स निकालना, उसमें 31-30 जितने नाम आएंगे उनमें एक किसी के ऊपर क्लिक करना, आप देखोगे वो या तो बीजेपी का आदमी है या आरएसएस से संबंधित रहा है। आप सब जानते हैं आरएसएस का मतलब है राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल, जो बहुत पहले बना था। केबी हेडगेवार जी ने इसकी स्थापना की थी नागपुर में, महाराष्ट्र में। आरएसएस एक बहुत बड़ा दल था और इसी का पॉलिटिकल जो विंग है उसे हम क्या कह देते हैं? भारतीय जनता पार्टी। पहले जनसंघ के नाम से इसकी पॉलिटिकल विंग थी जिसकी अच्छी पकड़ थी। अब इसी का नया रूप है बीजेपी। तो जितने आदमी आज आरएसएस या बीजेपी के हैं ना, वही क्या बन सकते हैं? गवर्नर। जब पहले कांग्रेस की सरकार थी तो सारे गवर्नर किस पार्टी के थे? कांग्रेस। ये नियम है, जो पार्टी आएगी गवर्नर उसी के टिकेंगे। पुराने वाले अपने आप इस्तीफा देंगे, वरना उठा के ऐसी जगह पटकेंगे कि अपने आप भागना पड़ेगा। तो आज के डेट में आपके देश में जितने गवर्नर मिलेंगे वो सब किस पार्टी के मिलेंगे? 3 पोस्ट है 35 साल की, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। 25 साल के 2 जगह बैठते हैं, दिल्ली में बैठते हैं लोकसभा में और हर राज्य की विधानसभा में। दिल्ली की लोकसभा में ही आपको पीएम मिलेगा और विधानसभा में आपको सीएम मिलेगा। ये राज्य के हेड, ये देश के हेड। 30 साल वाले कहाँ कहाँ बैठ सकते हैं? राज्यसभा और विधान परिषद। धन के सारे मामले कहाँ जाते हैं? ये जो राज्यसभा है कितने दिन पहले बस देखती है कि भाई मुझे अलर्ट होना है? 14 दिन। किसके स्टैंप और साइन चलते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष के। क्या अध्यक्ष 543 में से एक आदमी होता है? राज्यसभा का हेड कौन होता है? सभापति। क्या वो 245 में से है? वो कौन आदमी है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा का हर आदमी कितने साल बाद हट जाएगा? 6 साल। लेकिन ये आदमी जो राज्यसभा का सभापति है 5 साल। ये कब वोट डालता है? जब बात बराबरी की हो, तब इसका वोट जाता है, अदरवाइज इसके वोट की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं कल से ना किताब से पढ़ाना शुरू करूँगी क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें तुम्हें बता दी हैं। ये पॉलिटिकल की बुक ले लेना कल से किताब से पढ़ के, ताकि याद भी रख पाएं, वरना चीज़ें भूल जाओगे। इससे पढ़ेंगे कल से।